हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कन्नौजिया स्टडी मटेरियल। आज इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों महात्मा गांधी से संबंधित महत्वपूर्ण इतिहास। गांधी का उदय। गांधी जी का प्रारंभिक जीवन तथा शिक्षा। उनके पिता करमचंद गांधी ब्रिटिश राज के समय कठियावाड़ की छोटी सी रियासत पोरबंदर के दीवान थे। मई 1883 में 13.5 वर्ष की आयु पूर्ण करते ही उनका विवाह 14 वर्ष की कस्तूरबा बाई मकंजी, कस्तूरबाओं से लोग प्यार से कहते थे, से कर दिया गया। शिक्षा। पोरबंदर से उन्होंने पमटिल और राजकोट से हाई स्कूल किया। दोनों परीक्षाओं में शैक्षणिक स्तर वह एक साधारण छात्र रहे। मैट्रिक के बाद की परीक्षा उन्होंने भावनगर के श्यामलदास आर्ट्स कॉलेज से कुछ समस्या के साथ उत्तीर्ण की। सितंबर 1888 को गांधी यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन 1889 से 1891 में कानून की पढ़ाई करने और बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड चले गए। लंदन में उन्होंने शाकाहारी समाज की सदस्यता ग्रहण की। 1891 में वे भारत वापस आ गए। गांधी जी तथा दक्षिण अफ्रीका 1893 से 1914। 1893 में व्यापारी दादा अब्दुल्ला द्वारा बैरिस्टर के रूप में इन्हें दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया। डरबन से पिटोरिया की यात्रा के क्रम में मेरिन्सबर्ग नामक रेलवे स्टेशन पर रंगभेद के कारण उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। गांधी जी के द्वारा 1894 में नटाल कांग्रेस की स्थापना भेदभाव से लड़ने के लिए किया गया। बोअर युद्ध के समय 1900 में उन्होंने नटाल इंडियन एम्बुलेंस कॉर्पस के सदस्य के रूप में काम किया। 1904 में द इंडियन ओपिनियन नामक अखबार का प्रकाशन किया गया। 1904 में हर्बन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना। 1906 में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया गया। 1909 में उन्होंने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी। इसमें स्वराज, स्वशासन की विस्तृत व्याख्या की। 1910 में गांधी जी ने अपने मित्र हरमन कालिनबाख की मदद से जोहान्सबर्ग के पास टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की। वहां से उन्होंने भेदभाव के विरुद्ध शांतिपूर्ण प्रतिरोध की अपनी नीति को आगे बढ़ाया। गांधी के उद्भव की परिस्थितियां। एक, गांधी के आगमन के समय एक राजनीतिक शून्य की स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी। कांग्रेस का उदारवादी कार्यक्रम जनता के बीच अपना विश्वास खो चुका था। उग्रवादी एक जन आंदोलन लाने में विफल रहे थे। 2, दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी जी ने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्ति कर ली थी। सबसे बढ़कर दक्षिण अफ्रीका की राजनीति उनके लिए एक बड़ा प्रयोगशाला सिद्ध हुई, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में ही उन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह की तकनीक, स्वयं सेवकों का गठन, रचनात्मक कार्यक्रम सभी तकनीक विकसित कर लिया था। 2, प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में विभिन्न सामाजिक पंथ की प्रभावित किया। पूंजीपति वर्ग प्रथम विश्व युद्ध के मध्य औद्योगिक वस्तुओं पर करारोपण तथा युद्ध के पश्चात की अनिश्चितता से विक्षुब्ध थे, जबकि श्रमिक वर्ग उद्योगों में छंटनी के खतरे को झेल रहे थे। उसी प्रकार धनी किसान कृषि वस्तुओं के मूल्यों में गिरावट से परेशान थे, जबकि निम्न वर्गीय किसान भूखमरी और अकाल की समस्या से ग्रस्त थे। इसके अतिरिक्त प्रथम विश्व युद्ध के मध्य पहली बार भारत की युवा पीढ़ी ने पाश्चात्य संस्कृति के कुरूप चेहरे को देखा, अर्थात स्वतंत्रता एवं प्रजातंत्र को जन्म देने का दावा करने वाले देश किस प्रकार मानव के विरुद्ध रासायनिक और जैविक युद्धास्त्रों का प्रयोग कर रहे थे। यह भी एक वजह है कि गांधीवादी राष्ट्रवाद को विभिन्न वर्गों का समर्थन प्राप्त हुआ। 4, गांधी के आगमन के समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आंदोलन का एक माहौल निर्मित था। उपनिवेशों में इसने साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन का रूप लिया, तो स्वतंत्र देशों में पूंजीवाद विरोधी आंदोलन का। 8, गांधीवादी आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभर रही इन नवीन वैचारिक शक्तियों से भी प्रोत्साहन मिला। गांधी की विचारधारा तथा कार्यक्रम।
एक सत्याग्रह गांधी ने सत्याग्रह के रूप में राजनीतिक प्रतिरोध की एक वैकल्पिक पद्धति विकसित कर ली। इस पद्धति में संबंधित व्यक्ति अथवा व्यवस्था के विरुद्ध आक्रोश अथवा घृणा का भाव नहीं होता, वरन सुधार के लिए एक मानवीय अपील होती है। अतः प्रतिपक्षी के लिए भी इस प्रकार के आंदोलन का उग्र दमन करना अत्यधिक कठिन हो जाता है। 11 अहिंसा है। अहिंसा की अवधारणा को भारतीय संस्कृति में व्यापक स्वीकृति प्राप्त है। अतः यह अवधारणा भारतीय मानस के अनुकूल थी। इसके माध्यम से गांधीवादी आंदोलन में व्यापक भागीदारी संभव हुई। महिलाओं ने भी इसमें व्यापक भागीदारी निभाई। फिर अहिंसा की अवधारणा ने धनी वर्ग को भी यह आश्वासन दिया कि उनके विरुद्ध बल प्रयोग नहीं किया जाएगा। अतः गांधीवादी आंदोलन में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हुई। इसके अतिरिक्त अहिंसा की अवधारणा के माध्यम से आधुनिक ज्ञान विज्ञान से रक्षित ब्रिटिश साम्राज्य के साथ एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक समानता प्राप्त करने का प्रयास भी किया गया। गांधी के स्वराज की परिकल्पना भी अलग थी, जहां अधिकतर कांग्रेसी नेताओं के बीच स्वराज का अर्थ था राजनीतिक स्वतंत्रता। इस प्रकार गांधी के लिए पहले यह नैतिक स्वतंत्रता थी, फिर राजनीतिक स्वतंत्रता। इस प्रकार गांधी की स्वराज विषयक संकल्पना अस्पष्ट थी, किंतु इसकी अस्पष्टता में ही इसका महत्व छिपा हुआ था, क्योंकि विभिन्न वर्ग इसकी व्याख्या अपने ढंग से कर लेते थे। गांधी जी ने अपने हिंद स्वराज नाम ग्रंथ में पश्चिमी सभ्यता की खुलकर आलोचना की है। उन्होंने यह घोषित किया है कि आधुनिक वकील, डॉक्टर तथा उद्योग ने भारत को कंगाल बना दिया। अगर एक दृष्टि से देखा जाए तो गांधी के द्वारा पश्चिमी सभ्यता की आलोचना उन्हें आकर्षित कर रही थी, जो पश्चिमीकरण की दौड़ में पीछे छूट गए थे। गांधी ने वर्ग समन्वयवाद पर बल दिया। उनके न्यास के सिद्धांत ट्रस्टीशिप्स थ्योरी को इस संदर्भ में देखा जा सकता है। गांधी के वर्ग समन्वयवाद की अवधारणा ने गांधीवादी आंदोलन में विभिन्न वर्गों की भागीदारी को संभव बनाया। 1. कार्यक्रम। अनेक कांग्रेसी नेताओं के विपरीत पश्चिमी वेशभूषा को महत्व दिया था। गांधी जी ने साधारण लिबास धारण किया। वे जनसामान्य की तरह ट्रेन के तीसरे दर्जे में यात्रा करते थे। यही वजह है कि जाति से बनिया और पेशे से वकील होने के बावजूद वे भारतीय किसानों के निकट पहुंच गए। उनकी बोलचाल भी किसानों को आकर्षित करती थी, क्योंकि अपने भाषण में जहां तहां वे रामायण की चौपाइयों को उद्धृत करते थे। गांधी ने रचनात्मक ग्रामीण कार्यक्रम के माध्यम से, जिसमें चरखा, गांव की सफाई, ग्राम पंचायत का गठन, छुआछूत विरोध आदि शामिल था। लगभग 7 लाख भारतीय गांवों को कांग्रेस की राजनीति से जोड़ दिया। गांधी ने भारतीय समाज के बहुलवादी चरित्र को समझा और फिर उसी के अनुकूल उन्होंने अपना राजनीतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। अतः उनकी राजनीति वर्ग आधारित न होकर जन आधारित हो गई। गांधी का नजरिया व्यवहारिक था। अतः वे संघर्ष के साथ साथ समझौता और वार्ता में भी विश्वास करते थे। यही वजह है कि चाहे कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति हो, किंतु अपने समर्थकों के लिए कुछ न कुछ रियायत प्राप्त कर ही लेते थे। अतः स्वाभाविक रूप में जनता गांधीवादी नेतृत्व के प्रति आकर्षित होती। 2. अफवाहों की भूमिका। गांधी जी की प्रसिद्धि में अफवाहों ने भी भूमिका निभाई, क्योंकि भारतीय जनता ने सदा गांधी की छवि को बड़ा करके देखा तथा उन्हें एक ऐसे मुक्तिदाता के रूप में प्रस्तुत किया जो उन्हें शोषक समूह से मुक्ति दिला सकता था। 3. भारतीय राजनीति में गांधी का योगदान। गांधी ने सत्याग्रह और अहिंसा की तकनीक के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में वैकल्पिक राजनीति की शुरुआत की। 11 गांधी के आगमन के पूर्व कांग्रेस का सामाजिक आधार सीमित था। इसे महज कुछ खास वर्गों का समर्थन प्राप्त था, किंतु गांधी जी ने कांग्रेस को सामान्य जनता से जोड़ दिया।
1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन के अवसर पर ही गांधी जी ने कांग्रेस नेताओं की इस बात के लिए आगाह किया था कि कांग्रेस अब तक महज अभिजातियों की पार्टी रही है। जब तक हम कांग्रेस को गांवों से नहीं जोड़ देते तब तक कांग्रेस भारत का एक प्रतिनिधि राजनीतिक दल नहीं बन सकती। व्यवहार में भी गांधी जी ने इस बात पर अमल किया। वस्तुतः उनके आगमन से पूर्व कांग्रेस की राजनीति महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मण, बंगाल के भद्रलोक तथा तमिल ब्राह्मण तक ही सीमित थी, किंतु गांधी जी ने इसे बिहार, संयुक्त प्रांत, गुजरात आदि अन्य अपरंपरागत क्षेत्रों में फैलाया। साथ ही कांग्रेस की राजनीति से नए वर्गों को जोड़ा। उन्होंने संगठन के रूप में भी कांग्रेस के स्वरूप में परिवर्तन लाया। उनके अंतर्गत ग्राम, ताल्लुक और जिला स्तर पर कांग्रेस की समितियों का पुनर्गठन किया गया। फिर कांग्रेस की कामकाज की भाषा के रूप में बोलचाल की भाषा का प्रयोग आरंभ हुआ। दूसरे शब्दों में, भाषाई आधार पर कांग्रेस की समितियों का पुनर्गठन हुआ। गांधी जी के अंतर्गत आंदोलन तात्कालिक सामाजिक मुद्दों से भी जुड़ गया। राष्ट्र निर्माण एवं समाज सुधार दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती रहीं। उन्होंने राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहन दिया तथा छुआछूत के विरुद्ध एक बड़ा संघर्ष आरंभ किया। गांधी जी के पश्चात भी भारतीय एवं विश्व राजनीति में गांधीवाद की विरासत देखी जा सकती है। भारतीय राजनीति में यह विरासत भूदान आंदोलन, चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन आदि के रूप में अभिव्यक्त हुआ। दूसरी तरफ विश्व राजनीति में मार्टिन लूथर किंग के आंदोलन, दक्षिण अफ्रीका में अल्बर्ट लूथली की राजनीति आदि पर गांधीवाद की झलक देखी जा सकती है। गांधी के आर्थिक एवं सामाजिक सिद्धांतों ने पर्यावरणवादियों को भी प्रेरित किया। 1999 में 20 सत्याग्रह से प्रेरित था। भारत में गांधी का आगमन तथा गांधीवादी राजनीति। 1915 में गांधी का दक्षिण अफ्रीका से भारत में आगमन। 1893 में जब गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे, तब से लेकर अब तक भारत की राजनीति में गुणात्मक परिवर्तन आ गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सक्रियता बढ़ गई थी तथा इसकी शाखाएं भारत में विभिन्न प्रांतों में खुल गई थीं। गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना। गोखले ने उन्हें यह सुझाव दिया कि भारत के विभिन्न मुद्दों पर किसी प्रकार का वक्तव्य देने से पूर्व वे पूरी भारत की यात्रा करें एवं भारतीय परिस्थितियों को समझे। गांधी ने 1915 से 16 में भारत के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया तथा भारतीय समाज को समझने का प्रयास किया। चंपारण सत्याग्रह 1917 प्रथम सविनय अवज्ञा। चंपारण में किसानों के लिए 3 कठिया प्रणाली प्रचलित थी। इसके तहत किसानों को प्रत्येक 20 कट्टे में से 3 कट्टे में नील की खेती करना अनिवार्य था। इस व्यवस्था के प्रति किसानों में काफी आक्रोश था, क्योंकि नील की फसल भूमि को बंजार बना रही थी, वहीं आर्थिक रूप से शोषक भी थी। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में मुरली भरवा गांव के राजकुमार शुक्ल ने इस समस्या पर कांग्रेस नेतृत्व का ध्यान आकृष्ट किया। ब्रजकिशोर प्रसाद ने कई प्रस्ताव पेश किया। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी जी को बिहार आकर किसानों की समस्या सुनने के लिए आमंत्रित किया। गांधी जी कलकत्ता से 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुंचे तथा 15 अप्रैल 1917 को वे चंपारण, मोतिहारी पहुंचे। उन्होंने प्लांटर्स एसोसिएशन के सचिव जे.एम. विल्सन से जांच कार्य में सहयोग करने का अनुरोध किया। चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट W.J. हार्डकॉक ने 16 अप्रैल 1917 को गांधी जी के चंपारण छोड़ने संबंधी अधिसूचना जारी की। धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में 21 अप्रैल 1917 को उन्हें रिहा कर दिया गया। गांधी जी ने स्वतंत्र जांच कर
13 मई 1917 को अपनी जांच रिपोर्ट बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव को सौंपी। परिणामस्वरूप कृषकों की स्थिति की जांच के लिए चंपारण एग्रेरियन समिति का गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष मध्य प्रदेश के आयुक्त F.G. स्लाई थे तथा महात्मा गांधी, एल.सी. अदामी, राजा हरिहर प्रसाद, नारायण सिंह, D.J. रीड एवं जी रैनी आदि इसके अन्य सदस्य थे। समिति ने अपनी रिपोर्ट में 3 कठिया प्रणाली समाप्त करने की अनुशंसा की तथा किसानों को 25% राशि वापस की गई। इस प्रकार गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग सफल रहा। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह धरणीधर, मजहरुल हक, राजकुमार शुक्ल, रामनवमी प्रसाद, शंभू शरण आदि थे। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया प्रथम सत्याग्रह था। चंपारण सत्याग्रह से प्रेरित होकर जून 1919 में मधुबनी जिले के किसानों ने स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा राज के विरुद्ध आंदोलन किया। अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918, प्रथम भूख हड़ताल। मजदूरों और मिल मालिकों के बीच फरवरी-मार्च 1918 को प्लेग बोनस को लेकर विवाद आरंभ हुआ। प्लेग बोनस गुजरात में मजदूरों को मालिकों की ओर से प्लेग फैलने के कारण दिया जाता था, जिसे कालांतर में बंद कर दिया गया। मजदूरों का कहना था कि जो बोनस प्लेग उन्हें मिल रहा है वह प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद बढ़ी महंगाई की तुलना में बहुत कम है, इसलिए इसे समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। अहमदाबाद के अंग्रेज कलेक्टर ने गांधी जी से मिल मालिकों, जिनमें कुछ गांधी के मित्र थे, पर श्रमिकों से समझौता करने के लिए दबाव डालने के लिए अनुरोध किया। मिल मालिकों में एक अंबालाल साराभाई जो गांधी जी के मित्र थे। इन्होंने साबरमती आश्रम के निर्माण में अधिक मात्रा में दान दिया था। इनकी बहन अनुसुईया बेन अहमदाबाद मजदूर आंदोलन में गांधी के साथ थी। मिल मालिकों ने मजदूरों को 20% बोनस देने का निर्णय लिया और धमकी दी कि जो यह बोनस स्वीकार नहीं करेगा उसे नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। गांधी जी ने मजदूरों को 35% बोनस दिए जाने का समर्थन किया। मार्च 1918 में मजदूर हड़ताल पर चले गए। 15 मार्च को गांधी जी खुद भूख हड़ताल पर बैठ गए। गांधी जी के अनशन पर बैठने के बाद मिल मालिक सारे मामलों को ट्रिब्यूनल को सौंपने के लिए तैयार हो गए। ट्रिब्यूनल ने श्रमिकों को 35% बोनस देने का फैसला लिया। इस तरह आंदोलन समाप्त हो गया। भारत में गांधी जी द्वारा सत्याग्रह के आरंभिक प्रयोगों ने उन्हें जनसाधारण के अधिक समीप ला दिया, जिनमें ग्रामीण क्षेत्र के किसान, शहरों के मजदूर आदि शामिल थे। राष्ट्रीय आंदोलन को गांधी जी द्वारा दी गई यह एक महान देन थी। चंपारण, अहमदाबाद तथा खेड़ा में गांधी जी की उपलब्धियां। चंपारण, अहमदाबाद तथा खेड़ा आंदोलन ने गांधी जी को संघर्ष के गांधीवादी तरीके सत्याग्रह को आजमाने का अवसर दिया। गांधी जी को देश की जनता के करीब आने तथा उनकी समस्याएं समझाने का अवसर मिला। गांधी जी जनता की ताकत तथा कमजोरियों से परिचित हुए तथा उन्हें अपनी रणनीति का मूल्यांकन करने का अवसर मिला। इन आंदोलनों में गांधी जी को समाज के विभिन्न वर्गों, विशेषता युवा पीढ़ी का भरपूर समर्थन मिला तथा भारतीयों के मध्य उनकी विशिष्ट पहचान कायम हो गई। रॉलेट एक्ट सत्याग्रह और जलियांवाला बाग जनसंहार। एक ओर सरकार ने संवैधानिक सुधारों, यद्यपि एक असंतोषजनक तरीके से, का प्रलोभन दिया, जबकि दूसरी ओर सुधारों के खिलाफ किसी भी उठने वाली विरोधी आवाज को दबाने के लिए स्वयं को असाधारण शक्तियों से लैस किया। रॉलेट एक्ट 1919 का वर्ष भारत के लिए अत्यंत शोचनीय एवं असंतोष का वर्ष था। देश में फैल रही राष्ट्रीयता की भावना तथा क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए ब्रिटेन को पुनः शक्ति की आवश्यकता थी, क्योंकि भारत के रक्षा अधिनियम की शक्ति समाप्त प्रायः थी।
इसी संदर्भ में सरकार ने सर सिडनी रॉलेट की नियुक्ति की, जिन्हें इस बात की जांच करनी थी कि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले लोग कहां तक फैले हुए हैं और उनसे निपटने के लिए किस प्रकार के कानूनों की आवश्यकता है। इस संबंध में सर सिडनी रॉलेट की समिति ने जो सिफारिशें की उन्हें ही रॉलेट अधिनियम या रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। इस एक्ट के अंतर्गत एक विशेष न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें उच्च न्यायालय के 3 वकील थे। यह न्यायालय ऐसे साक्ष्यों को मान्य कर सकता था जो विधि के अंतर्गत मान्य नहीं थे। इसके निर्णय के विरुद्ध कहीं भी अपील नहीं की जा सकती थी। न्यायालय द्वारा बनाए गए नियम के अनुसार प्रांतीय सरकारों को बिना वारंट के तलाशी, गिरफ्तारी तथा बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार को उद्ध करने आदि की असाधारण शक्तियां दे दी गई। युद्ध काल में तो यह विधेयक उचित माना जा सकता था, किंतु शांति काल में यह पूर्णतया अनुचित था। भारतवासियों ने इस विधेयक को काला कानून कहा तथा इसके विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह प्रथम जनांदोलन। विश्व युद्ध की समाप्ति पर जब भारतीय जनता संवैधानिक सुधारों का इंतजार कर रही थी, ब्रिटिश सरकार ने दमनकारी रॉलेट एक्ट को जनता के सम्मुख पेश कर दिया, जिसे भारतीयों ने अपना घोर अपमान समझा। अपने पूर्ववर्ती अभियानों से अदम्य साहसी हो चुके गांधी जी ने फरवरी 1919 में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया, किंतु संवैधानिक प्रतिरोध का जब सरकार पर कोई असर नहीं हुआ, तो गांधी जी ने सत्याग्रह प्रारंभ करने का निर्णय किया। एक सत्याग्रह सभा गठित की गई तथा होम रूल लीग के युवा सदस्यों से संपर्क कर अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध संघर्ष करने का निर्णय हुआ। प्रचार कार्य प्रारंभ हो गया। राष्ट्रव्यापी हड़ताल, उपवास तथा प्रार्थना सभाओं के आयोजन का फैसला किया गया। इसके साथ ही कुछ प्रमुख कानूनों की अवज्ञा तथा गिरफ्तारी देने की योजना भी बनाई गई। आंदोलन के इस मोड़ के लिए कई कारण थे। Notes. जन सामान्य को आंदोलन के लिए एक स्पष्ट दिशा निर्देश प्राप्त हुआ। अब वे अपनी समस्याओं की केवल मौखिक अभिव्यक्ति के स्थान पर प्रत्यक्ष कार्रवाई कर सकते थे। इसके कारण किसान, शिल्पकार और शहरी निर्धन वर्ग सक्रियता से आंदोलन से जुड़ गए। उनकी यह सक्रियता आगे के आंदोलनों में भी बनी रही। राष्ट्रीयता स्वतंत्रता संघर्ष स्थायी रूप से जनसामान्य से संबद्ध हो गया। गांधी जी ने स्पष्ट किया कि अनशन की प्रासंगिकता तभी है जब सभी भारतीय जागृत होकर सक्रियता से राजनीतिक प्रक्रिया में सहभागी बने। सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919 को प्रारंभ किया जाना था, किंतु तारीख की गलतफहमी के कारण सत्याग्रह प्रारंभ होने से पहले ही आंदोलन ने हिंसक स्वरूप धारण कर लिया। कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली, अहमदाबाद इत्यादि स्थानों में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई तथा अंग्रेज विरोधी प्रदर्शन किए गए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकारी दमन, बलपूर्वक नियुक्तियों तथा कई कारणों से त्रस्त जनता ने पंजाब में हिंसात्मक प्रतिरोध प्रारंभ कर दिया और परिस्थिति अत्यंत विस्फोटक हो गई। अमृतसर और लाहौर में तो स्थिति पर नियंत्रण पाना मुश्किल हो गया। मजबूर होकर सरकार को सेना का सहारा लेना पड़ा। गांधी जी ने पंजाब जाकर स्थिति को संभालने का प्रयत्न किया, किंतु उन्हें बॉम्बे भेज दिया गया। तत्पश्चात 13 अप्रैल 1919 को अंग्रेजी सरकार का वह बर्बर और घिनौना रूप सामने आया, जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक रक्तरंजित धब्बा लगा दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। पंजाब के लोकप्रिय नेता डॉ शूने किचलू और डॉ सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध प्रदर्शन हेतु 10 अप्रैल को निकाले गए एक शांतिपूर्ण जुलूस पर पुलिस ने गोली चलाकर कुछ निहत्थे आंदोलनकारियों को मार दिया, जिससे स्थिति बेकाबू हो गई। परिणाम स्वरूप 12 अप्रैल को सेना बुलाई गई।
13 अप्रैल 1919 को बैशाखी का दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में गोलीकांड और नेताओं किचलू सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया था। सभा स्थल चारों ओर से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा था। 2-4 फीट के दरवाजों के अलावा केवल एक साथ 1-2 फीट चौड़ा दरवाजा था। सभा स्थल पर उपस्थित अंग्रेज जनरल ओडायर ने बिना कोई पूर्व सूचना या चेतावनी के भीड़ पर गोली चलवा दी, जिसमें करीब 1000 लोग मारे गए। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 10 मिनट तक हुई गोलीबारी में करीब 379 व्यक्ति मारे गए और 1200 घायल हुए। 13 अप्रैल 1919 की उस भयंकर त्रासदी ने कठोर से कठोर मानव के हृदय को दहला देने वाला निहत्थे पुरुषों, औरतों और बच्चों का ऐसा हत्याकांड हुआ जिसने राष्ट्र की सोई हुई आत्मा को झकझोर डाला और राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा बदल दी। दीनबंधु C.F. एंड्रूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या की संज्ञा दी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के एक सदस्य ने कहा कि ऐसी बर्बरता की मिसाल संसार में कहीं भी मिलना कठिन है। हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि वापस कर दी। वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य शंकर नायर ने त्याग पत्र दे दिया। चारों ओर से दबाव बढ़ने पर सरकार ने इस हत्याकांड की जांच हेतु एक जांच समिति की नियुक्ति की, जिसके सदस्य थे लॉर्ड इंटर, मिस्टर जस्टिस रैस्किन, मिस शून्य राइस, सर जॉर्ज ब्रो, सर टॉमस स्मिथ, सर चिमनलाल शीतलवाड़, शाह बजाजी सुल्तान अहमद तथा जगत नारायण। हंटर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि अमृतसर मकालीन घारे स्थितियों में मार्शल लॉ लगाना और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए गोली चलाना आवश्यक था, लेकिन डायर ने अपने कर्तव्य को गलत समझा और तर्कसंगत आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग किया। फिर भी उसने ईमानदारी के साथ जो उचित समझा वही किया। सजा के रूप में डायर को नौकरी से बर्खास्त किया गया। ब्रिटेन की हाउस ऑफ लॉर्ड्स में डायर की प्रशंसा में भाषण दिए गए और उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया तथा सम्मानार्थ स्वॉर्ड ऑफ ऑनर और 2600 पाउंड की धनराशि दी गई। हंटर कमीशन की रिपोर्ट को गांधी जी ने पन्ने दर पन्ने निर्लज्ज सरकारी लीपापोती की संज्ञा दी। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की गई। समिति के अन्य सदस्य थे मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, C.R. दास, तैयबजी और जयकर आदि। कांग्रेस जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में डायर की निंदा करते हुए उस पर विवेकहीन होकर भावावेश में कदम उठाने का आरोप लगाया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में लगे मार्शल लॉ के दौरान गुजरांवाला और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों पर हवाई जहाज से हमले किए गए। जलियांवाला बाग हत्याकांड से भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में आकस्मिक परिवर्तन आया, जिसने खिलाफत आंदोलन शुरू होने पर अधिक उग्र रूप धारण कर लिया। दिसंबर 1919 में अमृतसर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन से जनता की नई आकस्मिक मनःस्थिति का आभास मिला। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय ही पंजाब में चमनदीप के नेतृत्व में एक डंडा फौज अस्तित्व में आई, जो लाठियों और चिड़ियामार बंदूकों से लैस होकर सड़कों पर गश्त लगाते और पोस्टर चिपकाते थे। डंडा फौज के पोस्टरों पर लिखा होता था कि अरे हिंदू, मुसलमान और सिख भाइयों, आओ डंडा फौज में शामिल होकर अंग्रेज बंदरों के खिलाफ बहादुरी से लड़ो, यह गांधी की आज्ञा है। कांग्रेस का दृष्टिकोण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी एक गैर सरकारी समिति गठित की, जिसमें मोतीलाल नेहरू, C.R. दास, अब्बास तैयबजी, M.R. जयकर और गांधी जी को शामिल किया गया। कांग्रेस ने इस घटना को लेकर अपना मत रखा। इसने डायर के अमानवीय कृत्य की निंदा की और कहा कि पंजाब में सैनिक शासन, मार्शल लॉ लाना किसी भी प्रकार न्याय संगत नहीं था। आप लोगों को गांधी जी की हिस्ट्री पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।